નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। અમારી વિશેષ રજૂઆત પર નજર કરીશું, પરંતુ સૌ પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। બીજા તબક્કાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર પડઘમ થયા શાંત। હવે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર। 14 જિલ્લાની 93 બેઠકો ઉપર 833 ઉમેદવારોનું ભાવિ દાવ પર। કોંગ્રેસના નેતા રઘુ શર્માના ભારતીય જનતા પાર્ટી પર વાર। કહ્યું, ભાજપની સ્થિતિ ખરાબ। બીજા તબક્કાના મતદાન બાદ કોંગ્રેસને 125 બેઠકો મળશે। મોડાસા ખાતે સ્મૃતિ ઈરાનીના રોડ શોમાં શાબ્દિક બોલાચાલી। ભાજપના શહેર પ્રમુખે પોલીસ સાથે તૂતુ મેમે કરી। ભાજપના અન્ય અગ્રણીઓએ દરમિયાનગીરી કરતા મામલો થાળે પાડ્યો। અભિનેતા પરેશ રાવલે સભામાં વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપતા પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો અને માફી માંગી। વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપતા તેમણે કહ્યું હતું કે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ ફરી એક વખત નીચે આવશે, પરંતુ જો રોહિંગ્યાઓ કે બાંગ્લાદેશીઓ તમારા ઘરની નજીક રહેવા લાગે તો તમે શું કરશો? શું તમે બંગાળીઓ માટે માછલી રાંધશો? CR પાટીલના બાગી ઉમેદવારો પર વાર। કહ્યું, જે ભાજપને છોડીને ગયા અમે એમને પાછા નહીં લઈએ। વિશેષ રજૂઆતમાં હવે વાત કરીશું હર્ષ સંઘવી સાથે, કારણ કે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ આ વખતે ઓછું મતદાન નોંધાયું છે 2017ના તુલનામાં। તો એવામાં હર્ષ સંઘવી દ્વારા મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને ખાસ વાતચીત પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે। અનેક ખુલાસાઓ પણ તેમણે કર્યા છે। શું કહ્યું છે આવો જોઈએ આ એમનો એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ। हर्ष सांघवी जी, आप होम मिनिस्टर हैं, आप खुद चुनावी क्षेत्र में उतरे थे इस बार। चुनाव आपका तो खत्म हो गया, सेकंड फेज है। कितने कॉन्फिडेंट है भाजपा पहले फेज को लेके, जो 89 सीट्स? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का एक संबंध रहा है, 27 साल से चल रहा हमारा ये संबंध 2022 से 2027 तक गुजरात के हित में, गुजरात राज्य के सभी नागरिकों के हित में आगे बढ़ेगा। एक ऐतिहासिक नतीजे पे गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी का संबंध 8 दिसंबर को आगे बढ़ने जा रहा है। हर्ष सांघवी जी, ऐतिहासिक तो एक चीज और हुई है। 2012 में आपकी 112 सीट आई थी। जो वोटिंग परसेंटेज थी, मान लीजिए जो भी है, वो घट के वोटिंग परसेंटेज 6-7%। 2017 में आपकी 99 सीट्स आई हैं। अब वो वोटिंग परसेंटेज 10% और घट गई है। कोई की पॉकेट्स हैं सौराष्ट्र में, जहां पर मान लीजिए आपका गढ़ कहा जाता था। अगर आप राजकोट ले लीजिए, जामनगर ले लीजिए, भावनगर ले लीजिए, जो डिफरेंस, हाँ मतलब सौराष्ट्र में तो जो डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 10% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। क्या आपका जो वोटर है बाहर नहीं निकला है? जो वोटर्स बाहर निकला है ना, वो एक एक वोट गुजरात के हित में डाले गए। आपने देखा होगा कि वोटर्स की आंखों में एक सपना था और गुस्सा भी था। सपना ये था कि हमारे गुजरात को और उन्नत बनाएंगे, और गुस्सा ये था कि गुजरात तोड़ने आने वाले एक एक लोगों को जवाब देंगे। मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ये संबंध और आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनली देखा जाता है भाजपा को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है, अगर हम आंकड़े देखें तो। ना, ये अगर आंकड़े और इसका स्टडी अगर ठीक से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे पॉजिटिव बूथ्स हैं, जो हमारे एकदम मैक्सिमम वोट्स जो बीजेपी को जो बूथ से मिलते हैं, वहां पे तो वोटिंग बहुत ज्यादा हुआ है। वोटिंग जहां कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है कि एक रेड सिग्नल आ गया है। कल ही रेड सिग्नल आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए आया है। दोनों साउथ में और सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र स्वीप किए थे वो 2017। देखिए, समाज के नाम के बंटवारे में आप शायद एक आध चुनाव जीत जाओ, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए लोगों के बीच में प्यार पाना पड़ता है, एक संबंध होना चाहिए, और खास तौर पे लोगों के काम करने पड़ते हैं नीति से। तो एक बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारे में लोग जीत गए, लेकिन रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। आपको लगता है कांग्रेस इस बार जो उनकी शोइंग थी 2017 में, इस बार नहीं रही? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के ये चुनाव में ये वक्त गुजरात की जनता ने बहुत कड़ा निर्णय लिया है। हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये देश में गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास लिखेगी।
सांघवी साहब, आप कह रहे हैं कि ये एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। मुझे ना 2019 की याद आती है कि जब अमेठी में चुनाव थे तो सवाल किया जाता था बहुत प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से कि स्मृति ईरानी के बारे में बताइए आप। वो पलट के कहती थी स्मृति कौन, हु इज स्मृति ईरानी। तो एक अहंकार बैठ गया था। इस बार क्या वो अहंकार भाजपा में बैठ गया है कि जो त्रिकोणा कॉन्टेस्ट है, आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर है, ना आप उनकी डिबेट में जाते हैं, ना आप उनका नाम लेते हैं, पर है तो सही सांघवी साहब। देखिए, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अहंकार और प्यार, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम तो प्यार और संबंध की बात कर रहे हैं। हम हमारे जो संबंध है वो संबंध को उजागर कर रहे हैं, और वो संबंध की बात रखना और घमंड की बात, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्ग हमें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने बेटे मानते हैं, और हम लोग साथ में एक दूसरे को साथ में लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आपने बात की आम आदमी पार्टी की। अभी आम आदमी पार्टी की बात करनी नहीं करनी वो गुजरात की जनता पे छोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर गुजरात की जनता नहीं चाह रही है उनका नाम लेना, तो ये हम उसका नाम ले ही, ये तो कैसे पॉसिबल। सांघवी साहब, आप लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को फैक्टर मानते हैं इस चुनाव? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके दूसरे साथी भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही कुछ समय के बाद उनका एक बाईपोल आया था, एक उपचुनाव आया था। वो उपचुनाव में क्या हुआ आप सबको पता है अच्छी तरह से। गुजरात का उपचुनाव कुछ समय पहले ही आया, जिसमें 7 विधानसभा के चुनाव हुआ था, महानगर पालिकाओं का चुनाव हुआ था। उसमें तो सूरत में काफी उन्होंने गेन किया था। मेरी आपसे यही विनती है कि आप विपक्ष क्या बोले उस पे ना जाइए। गूगल पे खाली सर्च मारिए कि भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेशन में पहले कितनी सीट थी और अभी कितनी सीट है। भारतीय जनता पार्टी का जन आधार वहां पे भी बढ़ा है। लास्ट चुनाव में गुजरात की सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। सभी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पास है। नगर निगम 90% से ज्यादा भारतीय जनता। तो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र में, सूरत में आपकी भी वहाँ पे सीट पड़ती है। जैसा एक जन सैलाब तो आ रहा था सूरत में, अगर इटालिया जी की आप रैली देखें तो वो सब डिस्काउंटेड। देखिए, मैं कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है, ये बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर से कह रहा हूँ कि कतारगाम, वराछा, कामरेज, उत्तर और करंज जिस सीट की आप बात कर रहे हो, वो सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और वहां के नागरिकों ने साथ में मिलकर संघर्ष करके, साहस करके 2002 से 2022 ये 20 साल के ये जो संबंध है ना, और ये जो साहस है ना, वो आप जब जमीन में जाओगे तब आपको 100% पता चल जाएगा। ये साहस करके वो क्षेत्र को हमने सूरत का नंबर 1 क्षेत्र बनाया है। देश भर में सबसे अच्छा और सुरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र को बनाया गया है। और जिस प्रकार से पंजाब में हमने परसों देखा कि मेरे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सबसे ज्यादा युवा जो राज्य में से सैनिक बन के ये देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी माताओं पे जिस प्रकार से लाठी बरसाई गई, जिस प्रकार से पंजाब के लोगों को बड़े बड़े वादे जो दिए थे और वो वादे की जब मांग करने लोग गए, तब जिस प्रकार से उन लोग पे दमन किया गया, कई लोग वहां पे हॉस्पिटलाइज है, कई लोग दुखी है, हर गलियों में वहां पे खून खराबा हो रहा है। ये देख के कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो लोग किसी फ्रॉड से, वो भावुक लोग कहीं फंस चुके हैं। लेकिन ये पंजाब के लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने गलत वादे दिए, उसके सामने गुजरात की जनता एक अच्छा हिसाब करेगी और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की जीत होगी। चलिए, डिस्काउंट कर दिया है आपने आम आदमी पार्टी को, अब तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा क्या होगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैंने तो आपको जो घटनाएं हुई है वो घटना की मैं तो बात कर रहा हूँ। और 8 दिसंबर को रिजल्ट तो जरूर से आएंगे, और वो रिजल्ट में मेरी तो आपसे खाली इतनी विनती है कि पंजाब की जो हालत है, और दिल्ली में मैंने पहली बार ऐसा सुना आजादी के बाद, मुझे जो मतलब मेरे जो बुजुर्ग राजनीतिक में जो लोग हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, इवन कांग्रेस के लोग, इवन आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता ऐसा बोलने लगे हैं कि पंजाब में जिस प्रकार से हालत हो गई, और वो हालत और मिसमैनेजमेंट जो देश भर में जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग ने जो मेहनत की थी 3-4 महीने, वो मेहनत पूरी फेल हो गई, क्योंकि ये षड्यंत्र जो था वो षड्यंत्र पूरा खुल गया।
लोगों के सामने षड्यंत्र। कॉन्टेस्ट कांग्रेस और आपके बीच में है। कंटेस्ट कांग्रेस और हमारे बीच में। हाँ, वही मैं वही बोला था जो आपने बोला। लास्ट 2 सवाल करूंगी आपसे सांघवी साहब। आप ही के जो व्यक्तित्व है, जो आपका जो हर सांघवी फैक्टर है, 2 चीजें हैं उसमें बहुत उभर के आती हैं। युवा हैं, 37 इयर्स के, अगर मुझे तो नहीं मालूम, अगर मैं सोचूं कोई होम मिनिस्टर रहे होंगे जो आप हैं, तो एक सवाल उससे करूंगी, एक सवाल करूंगी कि आप होम मिनिस्टर भी हैं स्टेट के। तो एक युवा नेता को जिसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है कनेक्शन की, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं, जैसे भी हमने बहुत ट्रैवल किया है गुजरात में, अगर एक नाम उभर के आ रहा है, अगर मोदी जी के बाद एक्चुअली आप ही का नाम आता है कि हर्ष सांघवी युवा है, हमको समझते हैं, गुजरात के लिए गुजरात का फ्यूचर है, तो जो गुजरात का फ्यूचर है उसको बुरा नहीं लगता कि आप ही के नेता आकर हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं। अभी गोधरा कांड को फिर से कितने नेताओं ने दोहराया, असम के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, सांप्रदायिक बातें करना सही है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिक बातें गुजरात में कभी नहीं होती, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से श्रद्धा हत्याकांड, आफ्ताब ने जो हत्या की थी उसकी 35 टुकड़े कर लिए, मेरे देश की बेटी के 35 टुकड़े हो जाने के बाद वो ऐसा बताते हैं कि ये एक दुर्घटना थी। वो दुर्घटना नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी और वो हत्या थी। जो गोधरा कांड के बारे में बात होती है, सही है, आप ही के नेता कर रहे हैं बहुत सारे। देखिए, हमारे देश का एक संस्कार रहा है कि हमें इतिहास पता होना चाहिए जी। इतिहास का मतलब क्या है कि हमें एक एक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ था। माहिती मात्र और मात्र कांग्रेस जिस प्रकार से इसको पॉलिटिकल इश्यूज बनाती है हर वक्त, हर चुनाव में, तो वो चुनाव में जो पॉलिटिकल इश्यूज जो बनाती है उसका जवाब योगी जी ने दिया है। उसको किसी भी तौर पे कोई धार्मिक सांप्रदायिकता जो है वो भड़काने की कोशिश नहीं हुई, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये राज्य बड़ा शांति प्रिय राज्य है। ये राज्य में आप देखिए, हमारे वहाँ जब गणपति जी के त्योहार होते हैं ना, तो 10 दिन में अनेक मुस्लिम परिवार गणपति जी की आरती में आते हैं। ईद के त्योहारों में हमारे हिंदू भाई सभी मुसलमानों के साथ बैठ के ईद का त्योहार मनाते हैं। मेरी तो विनती है इन सभी लोगों से कि कहीं ना कहीं हमारे राज्य को, हम विकास का धर्म में मानने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार के चुनावी फायदे लेने के लिए अशोक गहलोत जी जैसे लोग जो आफ्ताब को कहीं ना कहीं बड़ा हमदर्दी बता के जो उनका मतलब एक उसको जो रूप देना, जो वोट बैंक खींचने का जो प्रयास किया है, इस प्रकार का प्रयास इस प्रकार की घटनाओं पे नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका भी सेकंड फेज बाकी है। कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे भाजपा के लिए? आप तो कह रहे हैं कि कितना 127 बीट करेंगे कि 149 बीट करेंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इतिहास लिखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। આગળ વધીશું, પરંતુ હાલ રોકાઈશું વિરામ માટે। આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। તો આરએસએસ અને જનસંઘ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે બની એ બહુ જલ્દી ભૂતકાળ બની છે। ગુજરાતના લોકો સ્વાભિમાની લોકો, એમને સંગઠનનો ડર પણ લાગે છે અને એટલા જ માટે એ એટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે। અમે ભાજપની જેમ કાગળ ઉપર દારૂબંધી અને પાછળથી ખિસ્સા ભરવાનો કાર્યક્રમ નહીં કરીએ। ભરતી અટકી પડી છે, શા માટે અટકી પડી છે? 27 વર્ષથી શાસનમાં છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, તેના કારણે કોંગ્રેસે શોધવા જોઈએ। સામાન્ય રીતે પૃથ્વીનો ગોળો ઊંધો થઈ જાય એવા કોઈ ચાન્સીસ નથી, પણ ધારો કે થઈ જાય તો પણ ભાજપ આ જન્મમાં ઇમ્પોસિબલ। ગુજરાત તક આવી રહ્યું છે નેતાઓ અને જનતાનો મિજાજ જાણવા। કોંગ્રેસની ફાઇટ છે લોકશાહીને બચાવવા માટે। આજ યુવાઓ સાથે અમે વાત કરવા માટે આવી પહોંચ્યા છીએ સંસ્કારી નગરી વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં। ગુજરાત તકનો રથ અમદાવાદથી પહોંચી ચૂક્યો છે રાજકોટમાં। જય દ્વારકાધીશ। ગુજરાત તકની ટીમ પહોંચી છે દ્વારિકા નગરીમાં। ગુજરાત તકનો ચૂંટણી રથ જે છે તે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પહોંચી આવ્યો હતો। વિધાનસભાની ચૂંટણી આ વખતે ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાની છે।
વિરામ બાદ આપનું ફરી સ્વાગત છે। ગુજરાતમાં આ વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી ખૂબ જ રસપ્રદ થતી જઈ રહી છે। પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને 5મી તારીખે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે। 8મી તારીખે પરિણામ છે। એવામાં એઆઈએમઆઈએમના વડા ઓવેસી દ્વારા મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે અને આ સાથે જ તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા છે। શું કહ્યું છે ઓવેસીએ, આવો જોઈએ। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चला जो गोधरा में जो दंगाई थे उनको पत्थर मारने वाला मामला है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि जब पत्थर मारे जा रहे थे उसी वजह से वो लोग जो ट्रेन के डिब्बे में लोग थे वो बाहर नहीं आ पाए। उसको लेकर आप क्या कहें? अब चुनाव है तो इसलिए 20 साल पुरानी तमाम बातों को भाजपा कोशिश कर रही है खुरेदने के लिए, निकालने के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अब जब रिव्यू पिटिशन बिल्किस बानो ने डाला है तो मोदी सरकार बिल्किस बानो के सपोर्ट में खड़े रहेगी या उसके रेपिस्ट के सपोर्ट में खड़े रहेगी, ये देखना पड़ेगा। सर, लेकिन साथ ही ये कहा कि ये महज पत्थरबाजी का मामला नहीं है, ये जानबूझकर की गई एक साजिश का मामला है। तो हम ये बोलेंगे कि बिल्किस बानो का मामला क्या था, बिल्किस बानो का मामला क्या था। वो तो उसको रेप किए और आपने मोदी सरकार ने, अमित शाह साहब की मिनिस्ट्री ने उनको सीबीआई जज और सीबीआई के ओपिनियन के खिलाफ जाकर उनको छोड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या बोलेंगे, इनको बताना चाहिए। अगर वो गोधरा की 20 साल पुरानी बात कर रहे तो वो तो जो भी मुजरिम थे सज़ा भी हुई, कोई केस भी चल रहा है, बाज निकले भी हैं, मगर अभी तो बर्निंग इशू और एक जस्टिस का इशू बिल्किस बानो का है। सर, लेकिन गुजरात के चुनाव में 2002 20 साल बाद एक बार फिर मुद्दा बना और दंगों का जिक्र हुआ। अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्फ्यू नहीं लगने की बात कही कि दंगे हुए, गुजरात में दंगे होते थे तो कांग्रेस का जब शासन होता था, दंगे नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का शासन है। तो आपको याद होगा 2020 में जब दरियापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कोविड चल रहा था तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ के एक प्रेसिडेंट कांग्रेस के एमएलए के 5-10 कदम के फासले पर पुलिस ने घुसकर वहाँ पर लोगों को मारा, पीटा, कर्फ्यू का माहौल पैदा कर दिया, 28 लोगों को जेल में डाला। एक 60 साल के बूढ़े को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया था। फिर आप देखते हैं कि कर्फ्यू नहीं लगा, मगर मोरबी का ब्रिज गिरता है, 140 लोग मर जाते हैं, वो ओरवे कंपनी का और म्यूनसिपल कमिश्नर गिरफ्तार नहीं होता। खेड़ा में उन बच्चों को महज इल्ज़ाम के ऊपर बीच चौराहे पर लाकर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कर्फ्यू नहीं लगा। ये भी फैक्ट है, इसमें कौन इसको डिनाई कर सकता है। लेकिन 2002 के दंगों का जिक्र करना और वेजलपुर में जाके खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि आप बॉर्डर सीमा पर है और यहाँ से अगर आप चाहे तो किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते। मतलब कुल मिला के अगर देखें तो हर तरीके से एक मुस्लिम वेजलपुर में जो नेशनल हाईवे 8 है, मैं आज अमित शाह साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि एमपी है वहाँ के, वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मुस्लिम बाहुल इलाकों से, वो और उनकी सरकार। नेशनल हाईवे 8 में एक तरफ आप देख लीजिए कि वहाँ पर टीपी हो चुका है, हाँ, और वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर पार्क है, वहाँ पर साफ पीने का पानी है, वहाँ पर गंदगी नहीं है। जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ पर कचरे के पहाड़ हैं, गंदगी है, टीपी नहीं लाया जाता, और टीपी लाने की बात हुई तो बोलते कि ऐसा तोड़ के लेकर जाएंगे। और वो बॉर्डर क्रिएट करे हैं, भाजपा क्रिएट की है बॉर्डर। वो देश के अंदर अमित शाह के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वेजलपुर में उन्होंने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया। वैसा ही बॉर्डर आपको दिखेगा गोधरा में, यानी रोड अंडर ब्रिज बन गया मगर उसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन नहीं होता क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाके से जाता है। पानी की, साफ पानी की लाइन वहां पर नहीं जाती है। तो ये भाजपा का ओपन डिस्क्रिमिनेशन है। आप चलिए जहां पर दलित और मुस्लिम रहते हैं या आदिवासी रहते हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ बताइए हमको। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वहां पर है, किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। 6-6 फीट की गलियां हैं, गंदगी है,
कुछ नहीं है वहां पर। तो मैं खुद फिर रहा हूँ ना, मैं तो पैदल फिर के देख रहा हूँ, जाकर देख रहा हूँ, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। साथ ही 2002 के दंगों का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि दंगे हुए, संकल्प किया, 2024 में वो जनवरी में संकल्प भी पूरा होगा, राम मंदिर भी वहीं पे बनाया जा रहा है। 6 दिसंबर को किसने सुप्रीम कोर्ट को जाकर झूठा वादा किया था, और झूठा वादा करने के बाद आपने कहा कुछ नहीं होगा, बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। अगर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो फिर कोर्ट का जजमेंट क्या आता? मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करता हूं मैं, क्योंकि वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मैंने उस वक्त भी कहा था, आपके चैनल पर भी कहा, हर जगह कहा कि वो फेथ की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर दिया हुआ फैसला था, और उसके बाद कई इश्यूज खुल जाएंगे। अब आप देख रहे हैं काशी का मसला चल रहा है, मथुरा का मसला चल रहा है। अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया जाता तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? और अफसोस की बात यह है कि जब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कोई मुजरिम नहीं है उसका, भाजपा अपील भी नहीं करती उसके खिलाफ। लेकिन गुजरात के चुनाव में इस मुद्दे को लाना, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति? अच्छा, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं ना मैडम, मैं आपको गुजरात सरकार का डेटा देता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण अपीजमेंट कितना हुआ है। परसेंटेज ऑफ मुस्लिम एनरोलमेंट प्राइमरी स्कूल में 8.81, आबादी है 9% के ऊपर। अपर प्राइमरी एनरोलमेंट है 8.57, और जब हायर एजुकेशन मुसलमान जाता है 2.89 हो जाता है। ये अपीजमेंट कर रहे हैं आप मुसलमानों का। और गुजरात के जेलों में अंडर ट्रायल जो है 9% आबादी है मुसलमानों की, तो 19% के करीब अंडर ट्रायल जेल में मुसलमान है। एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट कितने 1% है। कौन सा अपीजमेंट हो रहा है? आप तो बर्बाद कर रहे हैं। अपीजमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ तो आप बर्बाद कर रहे हैं सिस्टमेटिकली उनको, उनके महलों को, उनकी आबादी को। आप कोई सिविक कम्युनिटीज नहीं देते, स्कूल आपने पूरे बंद कर दिए मर्जर के नाम पर। और ये डेटा क्या है फिर बताइए? ये आपका ये अपीजमेंट है या आपका फिर डिस्ट्रक्शन है एक कम्युनिटी के लिए? लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास और 20 साल भरोसा की भाजपा सरकार। हम ये डेटा दे रहे हैं ना, ये डेटा दे रहे हैं। 8.81 मुस्लिम एनरोलमेंट प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में 8.57 और हायर एजुकेशन में 2.89। ये झूठ है क्या? आप चलकर देखिए, जितने उर्दू स्कूल्स आपने मर्जर के नाम पे बंद कर दिए। वेजलपुर में, अमित शाह कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे स्कूल था, तो आपने कह दिया कि बिल्डिंग नॉट फिट, मगर नीचे कमर्शियल मलगी चल रही है। इतना डिस्क्रिमिनेशन आप करते हैं। कहाँ का सबका साथ सबका विकास? सब झूठ है ये तो डिस्क्रिमिनेशन है जो आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। साथ ही एक जो मुद्दा सामने आ रहा है, राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा कि जय श्री राम की जगह जय सिया राम जैसे जो नारे हैं वो आरएसएस बीजेपी को लगाने चाहिए। छोड़िए ना, गुजरात में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में पैदल 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 चल रहे हैं। यहाँ आना चाहिए था उनको, यहाँ लड़ना चाहिए था। आप चले गए, आप तो वॉक ओवर दे दिए भाजपा को यहाँ पर। आप जब पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, अपनी पार्टी के, आप यहाँ पर है ही नहीं। आप तो कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई गुजरात से, कुछ है ही नहीं यहाँ पर उनका। अब इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। कभी किसी को बोलते एक्सरसाइज सिखाते हैं कैसे आरएसएस को रोका जाए, कभी ये कहते हैं। अब वो वही जाने वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हम तो नहीं समझ सकते। वो कांग्रेस के कोई उनका जो स्पोक्स पर्सन होगा वही बतला पाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। ओवैसी जी, एक आपकी रैलियां होती है तो आपकी रैलियों में विरोध भी होता है। लोग जो है मुस्लिम बहुल इलाके में लोग आपको काले झंडे भी दिखाते हैं, गो बैक के नारे भी लगाते। कम से कम मेरा नाम तो आ गया उनकी जबान पर, यानी हम उनके दिलो दिमाग में घुस चुके हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करते हैं तो आप एमएलए के घर के सामने से, कांग्रेस के एमएलए घर के सामने से जाते हैं तो एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, तो ये बेचारे अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड देखिए, दरियापुर में यही एमएलए के घर के सामने 2020 में
मुस्लिम महिलाओं को, गरीबों को पीटा गया था, उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि घर से निकलकर उनको बचा सके, कुछ बोल सके। तो ये चलता है, डेमोक्रेसी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये बताइए, 14 कैंडिडेट आपने खड़े रखे हैं, 13 कैंडिडेट तो कांग्रेस ने खरीद लिया उसको, बेचारा ज़मीर फरोश निकला, तो 13 है। और हम लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, हमारे कैंडिडेट्स भी बड़े मेहनत किए हैं, और बावजूद इसके कि कांग्रेस उन पर बहुत कोशिश की, उनको जो भी तरीके से वो लोग ठहरे रहे, मैदान नहीं छोड़े हैं। हम सब लोग मेहनत किए हैं, हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उनको कामयाबी मिलेगी। सर कितनी सीट देते हैं? 13 में से कितनी आएगी? देखिए, ये मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, नंबर 1, ना मैं जोशी हूँ, तीसरा कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलता आपको ये बात। तो मगर हमको यकीन है कि जो मेहनत किए हैं, जो हमको रिस्पांस मिला है, जो मोहब्बत मिली है, हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट यहाँ से विधायक बनेंगे। सर कहीं ना कहीं वोट कटाओ पार्टी के तौर पर भी आपका नाम आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले फेज में वोटिंग हुई है उसके बाद। सुनिए ना, 13 लड़ रहे हैं, 169 बचे हैं, जीत जाओ ना 169। हम इन प्यारों से कह रहे हैं, अरे भैया तुमको खैरात में छोड़ दिया, हमें 169 जीत जाओ ना, अब क्यों रो रहे हैं? कितना रोएंगे? कितना? ऐसी सीट पे आपने खड़े रखे जहाँ पे कांग्रेस को यहाँ पे मैक्सिमम वोट। देखिए, अमेठी राहुल गांधी हार के बगैर हम लड़े, हमारी वजह से हारे राहुल गांधी। अब बताइए आप कौन जिम्मेदार है? तुम आए, कांग्रेस के 16-17 एमएलए पिछले चुनाव में कांग्रेस से जीतकर भाजपा ज्वाइन कर लिए। गोधरा का इनका एमएलए वो भाजपा में चला गया और संस्कारी कहता है बिल्किस के लोगों को, रेपिस को। आप में कमजोरी है, मैं तो कह रहा हूँ ना 169 में छोड़ दिया हूँ, 13 में लड़ रहे हैं, आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप कितना रोएंगे? कितना जाके मम्मी को, पप्पा को बोलेंगे कि ये देखो वो ये बच्चा डरा रहा है मेरे को? अरे छोड़िए, जमहूरियत है, मुझे किसी से इजाज़त लेके लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ, जनता तय करेगी। इतनी मोहब्बत जो हम देख रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही तो लोकशाही की, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम भी मुकाबला करेंगे, आप भी मुकाबला करेंगे, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। अब आप 27 साल से भाजपा को जीत रही, तो आप जिता रहे हैं भाजपा को। आप मैच फिक्सिंग कर लिए क्या? कुछ सेटिंग हो गई आपकी मोदी से? क्या मोदी ने आपको चाय पिला दी जिसमें मलाई दूध ज़्यादा थी? हैं? एक आप एमपी नहीं जीतता है मुस्लिम 84 के बाद से अब तक, क्यों नहीं जीतता है? ये इनको सोचना पड़ेगा। आप बताइए कि भाजपा क्यों जीत रही है? हम तो पहली मर्तबा आए हैं, पूरे देश में आपकी वजह से भाजपा जीत रही है, तो उस पर कोई नहीं बोलेगा इनको। और जब हम बोलते हैं तो बोले आप क्यों बोल रहे हैं? तो कांग्रेस को और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते हैं, उनके बात समझना पड़ेगा कि हम आपकी बात सुनने तैयार नहीं है। आप बराबरी की बात करेंगे, हम सुनने तैयार है। अगर आप बोलेंगे नहीं तुम नीचे आ जाओ, हमारे पीछे चलो, तो वो गया जमाना, कोई पीछे चलने वाला नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप खुद तो अपनी जमीन खो चुके हैं हर जगह पर भारत में। अब किसको आप क्या एक ऐसा, शरद पवार ने सही कहा था कांग्रेस के बारे में, ये बहुत बड़ा लैंड ओनर है और समझता है कि अभी भी बहुत हजारों एकड़ जमीन है, कोई कुछ जमीन बाकी नहीं, मैं लैंड ओनर है खाली, बस हम कुछ नहीं अतराफ में। मगर बोलते ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो हाल गया उनका। चलिए, ये थे ओवैसी जी, शुक्रिया सर आज तक से बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद। તો વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। નમસ્કાર।